नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी, आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे क्वेश्चन तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली की बात करें बहुत थोड़े ही आते हैं, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री जानना बहुत जरूरी है। त्रिकोणमिति आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड और भी चीज़ों में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, थोड़े अपने बेसिक कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस को भी साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो आइए आज का अपना जो ट्रिग्नोमेट्री है इसे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या इसके बीच में आते हैं, इन सब बातों को जानते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। नाम से ही क्लियर है, त्रिकोणमिति मतलब कोणों की माप, वो भी 3 कोणों की माप के बारे में बात कर रहे हैं। त्रिकोणमिति, ठीक है। 3 कोणों के माप के बारे में अपने को इसमें अध्ययन करना है, अपने को ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो कैसे इसका अध्ययन करेंगे, इस बात को जानिए। सबसे पहली तो बात यहाँ पे ये है कि आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इस बात को समझिएगा, है ना, जिसमें एक कोण क्या है आपके सामने 90 डिग्री है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में मैं अगर बात करूं ए बी एंड सी, तो चाहे किसी भी ट्रायंगल की बात करें तो इनके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, जिसमें से एक कोण तो 90 डिग्री है, तो बाकी 2 कोणों का योग भी 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि यहां से अगर देखा जाए कि कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। जहां बी अपने माप में 90 डिग्री है, क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। यानी कि बोल सकते हैं यहां से कि कोण ए प्लस कोण सी का मान किसने बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि अगर एक एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्या बताइए? तो एक समकोण त्रिभुज में ये एक एंगल की तरफ से बात हो गई कि एक कोण 90 डिग्री है, तो बाकी के 2 कोणों का योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री ही होगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गया आप लोग को। दूसरी बात यहां से मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर, हालांकि ट्रायंगल में हम लोगों ने पढ़ा है, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार, और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। क्या बोलते हैं? लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। अब बात यह है कि अगर सोचो एक बार के लिए कि इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं देखूं तो अभी के लिए तो ये लंब दिख रहा है, लेकिन मैं इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा ऐसे एक 90 डिग्री पे घुमा दूं तो उस कंडीशन में लंब क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। अभी लंब क्या है आपके सामने? AB है। तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कौन लंब है कौन आधार है? हालांकि कर्ण तो डिसाइडेड है ना, कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी अपने समकोण त्रिभुज के अंदर, ठीक है। लेकिन इन 2 भुजाओं में कौन सा लंब और कौन सा आधार है, कैसे डिसाइड करना है, इस बारे में अभी जानते हैं, है ना। तो चलिए इस बारे में अपन समझते हैं। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ये कोण तो अपना 90 डिग्री है, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा और इसको मान लेता हूँ अल्फा। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ A, B एंड C। सोचो यहाँ से अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। अब देखो, जो हम साइन थीटा लेंगे, कोस थीटा लेंगे, टेन थीटा लेंगे, चाहे साइन अल्फा ले सकते हैं, कोस अल्फा ले सकते हैं, टेन अल्फा ले सकते हैं ये चीज, बिल्कुल। तो अगर मैं इस थीटा की बात कर रहा हूं, सोचो यहां से इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो इस एंगल के सामने वाली भुजा लंब हो गई। अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा के लिए ये लंब होगा और ये क्या हो जाएगा? फिर आधार हो जाएगा। थीटा के लिए ये लंब होगा। लेकिन वही बात मैं अल्फा के लिए करूं तो अल्फा के सामने भुजा कौन सी है? BC है। तो इस एंगल के लिए ये लंब होगा। मतलब कि हम जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी
तो ऑटोमेटिकली दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और जो सबसे लंबी भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ से आपके लिए एक नोट पॉइंट है। नोट क्या है, इस चीज को समझें आप लोग। नोट कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में मैं जिस एंगल की बात करूंगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। यदि मैं थीटा की बात कर रहा हूं तो थीटा के लिए क्या होगा, ए बी लंब हो जाएगा। मतलब थीटा के लिए ए बी लंब होगा। क्लियर है चीज। थीटा के लिए क्या होगा, ए बी लंब होगा। जब ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बीसी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में ही तो अपने को कंफ्यूजन था कि कौन लंब है कौन आधार है। तो अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर मैं अल्फा की बात कर रहा हूं तो अल्फा के लिए कौन सा लंब होगा, बीसी लंब होगा। यानी कि नोट फर्स्ट ये था, है ना। एंड नोट सेकंड की बात कर लो आप, नोट टू। नोट टू में अल्फा के लिए, अल्फा के लिए बीसी लंब होगा, बीसी लंब होगा। समझ में आया। अल्फा के लिए कौन सा लंब होगा, बीसी लंब होगा। मतलब कि मैं जिस एंगल की बात करूं उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, तो लंब होगी। मैं जिस भी एंगल की बात करूं उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। एक लंब, तो जब अल्फा के लिए बीसी लंब है तो ए बी आधार हो जाएगा और कर्ण हमेशा क्या रहेगा, ए सी रहेगा। तो हालांकि हम लोगों ने जब राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था तो उसमें लंब आधार कर्ण के प्रति पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, कुछ ट्रिपलेट भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ फिर से अपन इस चीज को रिपीट करते हैं ताकि जो बच्चे अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हैं ओनली तो यहाँ भी वो चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने तो कोण के आधार पर देख लिया था कि इसमें दो कोणों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आइए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। सपोज दैट ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, मान लेते हैं इसको लंब बोल देते हैं। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस। हिंदी में इसको लंब बोलते हैं, बेस को आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। नाम देते हैं A, B एंड C। तो आप लोग को तो एक बात पता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो H का स्क्वायर होता है। यानी कि बोला जाए तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर होता है ना। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहां से कुछ ट्रिपलेट भी चलता है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, हालांकि हम निकाल सकते हैं, इसमें से दो भुजा दी रहेगी तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में कभी कभी कुछ चीजें क्या होती हैं, परेशान कर देती हैं। मैं आपको बताऊंगा परेशान करके भी कैसे परेशान होते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे कि दो भुजाएं दी होंगी, तीसरी भुजा ऑटोमेटिक आपके सामने फटाक से निकल के आ जाएंगी। ठीक है, मान लेते हैं कि AC का मान हमने 65 दे दिया, AB का मान हमने 60 दे दिया, तो BC का मान क्या होगा, है ना। तो अब मेरे से पूछा है तो मैं तो बता दूंगा 25, लेकिन आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगी। 65 का स्क्वायर करेंगे, फिर 60 का स्क्वायर करेंगे, फिर 65 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसको रूट अंडर करेंगे, है ना। इस कंडीशन में आपके लिए थोड़ा सा चीजें क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएंगी करना, है ना। चलो मैं तो 65-60 बोला था, कुछ और भी संख्या इससे ही बड़ी संख्या हो सकती है ना। तो इसी को ट्रिपलेट बोलते हैं कि कैसे आप चीजों को थोड़ा जल्दी पकड़ लेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो 99%, 1% ही केस में डिफरेंट नंबर होते हैं, नहीं तो 99 छोड़ो 90% मान लो कि ट्रिपलेट पे ही बैठता है वो, है ना। जो कि हम कॉमन ट्रिपलेट होता है, हालांकि सारे ट्रिपलेट ही होते हैं, लेकिन जो कॉमन ट्रिपलेट होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसी पे इनका मान वेरी करता है। अब मैं बताता हूँ कौन कौन से ट्रिपलेट हैं,
उसको कैसे समझेंगे, जैसे देखो मान लेते हैं कि आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं आपके सामने कि एक आपके सामने 3 4 5 का ट्रिपलेट चलता है, 3 4 5। ये आपको याद रखना है। 3 लंब हो सकता है या आधार हो सकता है। अगर 3 लंब होगा तो 4 आधार होगा, अगर 3 आधार होगा तो 4 लंब होगा, लेकिन कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी। अब ये देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर 16, देन 5 का स्क्वायर 25, 16 और 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। क्लियर है ये बात। तो कुछ चीजें, कुछ जो सेट होते हैं नंबर के, जो इस पे फुलफिल करते हैं, इनको अपने को याद रखना चाहिए, है ना। अब आप सोचोगे सर एक ही याद करने से काम चल जाएगा, नहीं, ये याद हो गया 3 4 5, ठीक है। अब इससे देखो कितने सारे नंबर ड्राइव होते हैं, समझो। अगर मान लेते हैं कि इन सब में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, यानी 6 8 10 का भी ट्रिपलेट चलेगा। अगर इस समय 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 3 का 9, 4 3 12, देन 5 3 15 होगा, 9 12 15 भी चलेगा, ठीक है। एंड सो ऑन, मैं आगे भी ऐसे कर सकता हूं, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर ये 3n है तो ये 4n होगा, और ये कितना होगा, 5n होगा। क्लियर है चीज, ये 3n होगा, ये 4n, देन ये 5n होगा। n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, क्लियर है। n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो बोलोगे क्या इंटीजर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके केस में ज्यादातर नेचुरल नंबर ही आते हैं ना। अगर इन सब में √2 से मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा, कोई भी नंबर से आप इसके में मल्टीप्लाई करें तो भी, 1/√2 से करेंगे तो भी आएगा, √3 से कर लो तो भी आएगा। क्लियर है। n इवन कोई भी नंबर हो सकता है। समझ में आ गया ये बात। अब देखो सवाल कैसे पूछेगा, मैं आप लोगों से कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं। जैसे देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि इसका मान देता है 48, इसका देता है 64, इसका क्या होगा, ये 48 है, ये 64 है, देन ये क्या है ना। तो देखो कि क्या मैं 48 को लिख सकता हूं क्या, देखो तो 16 गुने 3, 64 को लिख सकता हूं क्या बताओ, 16 गुने 4। तो देखिए 3 में 16 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 में 16 से, तो बोल सकते हैं कि 16 गुने 5 होगा, एंड 16 25 कितना हो गया, 80। क्लियर है चीज, समझ आया। तो इस कंडीशन में आपका ये कर्ण कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। तो यही चीज आपको क्या करना है, समझना है ना। थोड़ा सा अगर ये चीज याद रहेगा तो आप कॉमन फैक्टर जो होता है वो निकालना जरूरी है। अब देखिए दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 3 का भी फैक्टर 16 है, मतलब 48 में 3 × 16 करेंगे, यानी 48 का फैक्टर एक 16 है, 64 का फैक्टर भी एक 16 है, जो दो कॉमन है। तो उसी तरीके से 5 का भी अगर बोले तो 80 का भी एक कॉमन फैक्टर जो 16 होना चाहिए, देन उस कंडीशन में 16 25 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ लिया आप लोग। तो देखिए तो एक तो आपने याद कर लिया क्या, 3 4 5 का। मैं इस तरीके से 4 5 आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से आप दूसरा ट्रिपलेट कौन सा यूज कर सकते हैं, जो दूसरा ट्रिपलेट होगा आपके लिए, पहला तो ट्रिपलेट ये था, दूसरा ले लीजिए आप 5 12 13, ठीक है, 5 12 13 एंड सो ऑन, इसको 5 एंड 12 एंड 13 हो जाएगा, है ना। जैसे 5 दूना 10, 12 दूना 24, तो 13 दूना 26 भी होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा ट्रिपलेट कौन सा हो जाएगा, तो 8 15 एंड 17, ठीक है। बहुत कॉमन ट्रिपलेट है, जो बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, वही आपके एग्जाम में आता है, चाहे इसी के मल्टीपल आते हैं, ठीक है। तो आप इनको याद रखना, ठीक है। जैसे चौथा ट्रिपलेट आप ले लो, है ना, क्या हो जाएगा, 1 1 एंड √2, समझ में आ गया। पांचवा ट्रिपलेट क्या होगा आपके सामने, 1 √3 और ये 2, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं है आप लोग, है ना। क्लियर है ये चीज। अब देखिए और मैं आपको बता दूं पांचवा, एक छठा ट्रिपलेट आप ले लीजिए,
8, 40 एंड 41। ये जो कॉमन है, जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं इनसे, ठीक है, वो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कि आप एक ले लो 7वां, 10, 24 एंड 26, ठीक है, समझ में आ गया। 10 का स्क्वायर 100, 24 का 576 एंड 26 का 676, 576 प्लस 100 676, ठीक है। ये आपके सामने क्या है, कॉमन ट्रिपलेट है। हालांकि ये देखो 5, 12, 13 का ही फैक्टर है, 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26, देखो इसी का निकल के आ रहा है ना। लेकिन ये याद करने के लिए मैं इसलिए बोल दिया कि ये फ्रीक्वेंटली आता है और छोटा भी नंबर है ना। तो देखिए ये ज्यादा मैं आपको ट्रिपलेट नहीं बताऊंगा, हालांकि ट्रिपलेट तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में आ सकते हैं, है ना, लेकिन अपने को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी पे ध्यान रखना है, ठीक है। और इन सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट 1, 2 और जो पीछे बताया था 3, 4, 5, 8, 40, 41, है ना, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, ठीक है। तो आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे देखो एक ट्रिपलेट और भी है, 20, 21 एंड 29। 20 का 400, 21 का 441, 29 का 841, ठीक है। तो 20, 21, 29, है ना। अब सोचोगे कौन सा ट्रिपलेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो वैसे ट्रिपलेट जिसमें एक अभाज्य संख्या आ रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अभाज्य संख्या नहीं आ रही है, इसका मतलब समझ लेना कि वो किसी ना किसी ट्रिपलेट का जिसमें अभाज्य संख्या उसका मल्टीपल होगा। देखो 13 वाला, 17 वाला, 29 वाला, 41 वाला, है ना, 5 वाला, 3, 4, 5, है ना, उसमें 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। तो अभाज्य वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये मैंने 9 ट्रिपलेट बताया, इसके मल्टीपल पॉसिबल हैं। क्लियर है चीज। तो इनको आपको क्या करना है, ध्यान से याद में रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि इनका यूज कैसे होगा। जैसे आपके सामने मान लेते हैं कि एक ट्रिपलेट ऐसे, ये 34 दे दिया, ये 16 दे दिया, तो बताइए कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट चलता है। तो 8 दूना 16, 17 दूना 34, तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया आप लोगों को कैसे करना है, क्लियर है चीज। अब मैं आप लोगों को इतना समझने के बाद मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, उसको ध्यान से समझना आप लोग, है ना। वो क्या बात थी। अब आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं मैं, और मैं इस एंगल का जिक्र कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, ये 90 डिग्री है। तो बताइए इस थीटा के सामने ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और ये क्या होगी, कर्ण होगी। परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो अब आप मेरे को सिर्फ इतना बताइए कि यहां से कितनी भुजाएं आपको दिख रही हैं, 3 भुजाएं दिख रही हैं, त्रिभुज तो है तो 3 भुजाएं होंगी। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इसमें कितने रेशियो संभव हैं। रेशियो का मतलब होता है कि 2 भुजाओं का अनुपात यहां पे लेना है, तो कितने, 3 लेंथ हैं तो कितने अनुपात संभव हैं, ये मुझे आप बताइए, कितने अनुपात यहां से संभव हैं आपके लिए, है ना। तो देखिए भुजाएं कितनी हैं, 3 हैं, तो कितने अनुपात संभव हैं, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, लंब, आधार, और ये क्या आपके सामने है, कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि 3 भुजाएं हैं तो 6 आधार पॉसिबल है, 6 रेशियो पॉसिबल है। कौन कौन से रेशियो, तो एक बार मैं लूंगा लंब बटा कर्ण, यानी कि एक तो मैं यहां पे लिख देता हूं P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। एक मैं लिख सकता हूं B/H, मतलब कि आधार अपॉन कर्ण। एक मैं लिख सकता हूं P/B, यानी कि लंब बटा आधार। क्लियर है।
एक तो 3 रेशियो इधर मिल गया आपको, सेम टू सेम 3 रेशियो इधर भी आ सकता है। कैसे? जैसे 2/3 और 3/2 दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इस तरह P/H, और इसका रिवर्स भी कर सकते हैं यानी H/P। तो एक रेशियो में लिख लेता हूं क्या, H/P, यानी कि बोले तो कर्ण बटा लंब। एक में देता हूं H/B, यानी कि कर्ण अपॉन में क्या, आधार, और एक में देता हूं B/P, यानी कि आधार अपॉन लंब। ठीक है, अब सोचिए यहां से इस रेशियो का क्या नाम दूं मैं, इस रेशियो का क्या नाम दूं? आपके सामने ये 6 रेशियो हैं और इन्हीं आधार पर हमें ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना है, इन्हीं आधार पर। अब ये रेशियो तो मैंने लिख लिया, तो इन रेशियो का कुछ नाम तो होना चाहिए ना। तो वही नाम जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में परेशान करता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। तो जब भी किसी समकोण त्रिभुज के अंदर अगर उनके भुजाओं को रेशियो के तौर पे देखा जाए, तो लंब और कर्ण का जो रेशियो होगा हमेशा साइन थीटा को इंडिकेट करेगा। मतलब इस थीटा के लिए ये लंब बटा कर्ण आएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब और कर्ण का अनुपात दे रखा है कितना, जो कि साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, उस तरह अगर मैं आधार बटे कर्ण की बात करूं तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, और मैं लंब बटे आधार की बात करूं तो क्या आएगा, टेन थीटा आएगा। आएगा क्या? उस तरह आप देखो तो इसका मतलब होता है क्या, कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ठीक है, इसकी बात करूं तो ये आ जाएगा सेक थीटा, और ये आ जाएगा क्या आपके सामने, कॉट थीटा। क्लियर है? तो ये जो साइन कॉस टेन है, कॉसेक सेक कॉट है, बस एक नाम मात्र की चीजें हैं। क्या है? बस एक ये नाम बस है, ओनली, केवल नेम है ये, है ना, जिसका मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, है ना। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे भूल जाते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने एक ट्रिक पढ़ा होगा, L A L अपॉन K A, लाल बटा कक्का, ऐसे कुछ बोलते हैं। L फॉर यहां पे लंब को डिनोट कर रहा है, K फॉर कर्ण और A फॉर आधार। तो देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किसको डिनोट करेगा, साइन थीटा को, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा को, और लंब बटा आधार किसको, तो टेन थीटा को डिनोट करेगा। अगर आप कर्ण बटा लंब करेंगे तो जस्ट साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा, एंड टेन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। क्लियर है ये बात, समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है ये चीज, कोई डाउट यहां तक नहीं होनी चाहिए डाउट आप लोगों को। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने समझ लिया इस चीज को। ठीक है, देखिए इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर यहां से नहीं याद हो पा रहा है तो आप इस चीज को याद कीजिए, लाल बटा कक्का, और साइन कॉस और टेन का सीक्वेंस याद रखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसके एक सीक्वेंस को आप फॉलो करिए, पकड़ के रखिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो अब जो है इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो हम आइए एक एक करके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपके एक कंसेप्ट को क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि यदि साइन थीटा का मान आपके सामने 8/17 दे रखा है, आपके सामने कह रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8/70 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इसका मान आपको लेके आना है ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। साइन थीटा का मान कितना दे रखा है, 8/17। मान लेते ये एंगल थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी कि ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 17, इस कंडीशन में ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि इसका मान हो जाएगा कितना, तो 15/17।
अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो लंब बटा आधार, यानी लंब कितना है 8, आधार कितना है 15। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आपके सामने सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। चाहे कॉस थीटा का उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा आपके सामने 17 बटा 15। लेकिन आपको अभी याद रखना है ना, उस तरह कॉट थीटा का मान निकालना है तो tan थीटा का अपोजिट कर दो 15 बटा 8, है ना। क्लियर है चीज आप लोगों को। आप लाल बटा कक्का से भी कर सकते हैं या लंब बटा आधार, आपको अगर याद है, हालांकि याद कर ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी आगे का सफर है, लंबा सफर है, तो कुछ चीजें आपको याद भी तो होनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, बस बेसिक चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां से आपको क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास साइन थीटा का मान दे रखा था, तो बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। अगर एक की भी वैल्यू दी हुई है तो बाकी हम 5 का निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या क्या यूज करना है उसमें, 2 चीजें यूज करनी, एक तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम तीसरा लेंथ निकाल सकते हैं, है ना। एंड उसके बाद हम लाल बटे कक्के से इस चीज को क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आपको लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, इससे भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चाहिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, इस बार दे रखा है कि cosec थीटा बराबर 25 बटा 60, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, cot थीटा एंड sec थीटा। क्लियर है। तो देखिए cosec थीटा का मान कितना दे रखा है 25 बटे 7। आप बताइए cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो बोल सकते हैं कर्ण बटा लंब। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो इसके लिए कर्ण और लंब ये हो जाएगा, यानी 25 ये है, 7 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 24। एक बात मैं आपको और बता दूं कि एक ट्रिपलेट और है 7, 24, 25, जो मैंने आपको नहीं लिखवाया था, इसको आप लोग लिख लो, है ना। 10वां 7, 24, 25 नहीं लिखवाया था ना, तो लिख लो इसको भी एक, है ना। 10वां ट्रिपलेट 7, 24 एंड 25, है ना। इसको भी आप लोग लिख लो, याद रखना है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये वाला अपना, है ना। तो आपके सामने क्या है कि एक 7 और 24 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। तो बताइए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी इस थीटा के लिए 7 लंब, आधार कितना हो जाएगा 24, यानी कितना हो जाएगा, तो 7 बटे 24। cot थीटा की बात करूं जस्ट tan थीटा का अपोजिट, यानी 24/7, 24 अपॉन कितना 7, 24/7। sec थीटा की बात करो तो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण बटा आधार, मतलब 25/24। sec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/24। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे करना है। तो ये चीज आपको थोड़ा बहुत जानना है। मैं अभी बेसिक क्लास ले रहा हूँ, बिल्कुल वेरी फर्स्ट क्लास है ये, ताकि आप लोगों को साइन कॉस टेन से कुछ जान पहचान सा हो जाए, है ना। इसके बाद मैं धीरे धीरे आपके लेवल को बढ़ाऊंगा। जैसे ये सवाल है आपके सामने करा, इन राइट एंगल ट्रायंगल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है कि अल्फा और बीटा का मान कितना है 90 डिग्री, यानी साइन बीटा का वैल्यू दे रखा है 5/13, देन tan अल्फा एंड cos अल्फा का मान निकालना है, एंड cos बीटा एंड tan बीटा का भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब समझो, साइन बीटा का मान दे रखा है 5/13। चलिए ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा अल्फा, क्योंकि अल्फा और बीटा का मान किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है। साइन बीटा की वैल्यू दे रखा है कितना 5/13, यानी साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब, यानी इस बी के लिए, इस बीटा के लिए लंब तो ये हो जाएगा, यानी ये 5 हो जाएगा और ये 13, तो ये कितना हो जाएगा 12। अब देखिए आपसे पूछ रहा है tan अल्फा, तो tan अल्फा मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये ऊपर वाले इस एंगल की बात कर, तो इस एंगल के लिए लंब क्या हो जाएगा, जिसका लेंथ 12 है, अल्फा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, यानी 12 लंब और आधार कितना 5, यानी कि इस tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/5। cos अल्फा मतलब इस अल्फा के लिए 12 वाली भुजा लंब है, तो 5 वाली भुजा क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी, और 13 तो कर्ण हमेशा रहेगा, यानी इस कंडीशन में देखा जाए तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण, यानी कि 5/13। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है ना। अब देखिए, अब cos बीटा पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे देखिए एक ही सवाल था, एक जगह cos अल्फा पूछा, एक जगह cos बीटा, मैं जान के ऐसा लिखा हूं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। अब देखिए cos बीटा, अब इस बीटा के लिए मैं इस एंगल की बात करूं तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा 12, क्योंकि लंब 5 हो जाएगा,
तो cos बीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/13 एंड tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/12। समझ में आ रहा है कि एंगल चेंज होने से देखो मान चेंज हो गया ना। यहाँ पे tan अल्फा था तो 12/5 था, यहाँ पे tan बीटा है तो 5/12 हो गया। समझ पा रहे हो आप लोग? यहाँ पे देखो cos अल्फा था तो 5/13 था, यहाँ पे cos बीटा कितना हो गया 12/13 हो गया। समझ पा रहे हो ये चीज? कहना क्या चाह रहा हूं मैं? तो इस चीज को समझना कि एंगल पे भी थोड़ा ध्यान देना। ये सवाल बताने के पीछे मेरा रीजन क्या था कि आप एंगल की चीजों को भी समझ पाओ। ठीक है, तो अब देखो एंगल समझ चुके हो आप लोग, तो अब मैं थोड़ा सा आप लोग को और भी चीजें समझाना चाहूंगा। जैसे देखो यहां पे देखो कि साइन अल्फा, जैसे साइन थीटा बराबर क्या था P/S था, एंड कोसेक थीटा बराबर क्या था तो H/P था। रैंडमली कोई भी ट्रायंगल हो ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मानता हूं, समझना इस बात को, इसको इक्वेशन सेकंड मानता हूं। तो अगर मैं इन दोनों को गुना करूंगा तो क्या आएगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या आएगा तो बोलेंगे P/H इंटू H/P, और P से P कट गया, H से H कट गया, क्या मान गया A आया, एक आया कि नहीं आया? मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1 के बराबर आ गई क्या बोलो? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपके लिए 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? यानी बोल सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं यहां से क्या कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा ना। चाहे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कोसेक थीटा हो जाएगा कि नहीं? तो अब यहां से एक बात आप समझोगे कि जैसे कि मान लेते हैं आपके सामने एक एग्जांपल में लेता हूं, एग्जांपल के तौर पे कि इफ साइन थीटा की वैल्यू आपके सामने दे रखी है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/17, देन कोसेक थीटा क्या हो जाएगा तो कोसेक थीटा 17/5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? यदि साइन थीटा का मान 5/17 है तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा 17/5, जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका, है ना? क्लियर है चीज? मतलब साइन थीटा बराबर अगर a है तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा, है ना? साइन थीटा और कोस थीटा का रिवर्स फॉर्म होता है ना। और ये चीज कहां से है मैंने आपको प्रूफ कर दिया। इन द सेम वे अगर आप सोचो कि मैं बोल सकता हूं यहां से कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1/cos थीटा, है ना? चाहे आप बोलो तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, है ना? अगर मैं बोलूं यहां से कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यानी बोल सकते हैं कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1/tan थीटा। चाहे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1/cot थीटा हो जाएगा क्या बताइए? तो ये जो देखिए हम लोग लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये जो तीनों रेशियो हम लोग पढ़े थे, कहीं ना कहीं ये तीनों फॉर्मूला या बोल सकते हैं कि फॉर्म उन्हीं से निकल के बाहर आया है। तो देखिए बेसिक जानना आपके लिए बहुत जरूरी था, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे इस पे बहुत सारे आपके प्रश्न भी आएंगे, चाहे यहाँ से आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी आसान हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब मैं 2-3 एग्जाम्पल भी लूंगा इस पे और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, देखते हैं एक चीज़ और भी यहाँ से समझ सकते हैं आप। एक फार्मूला और भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से हम लोगों ने 3-4 फार्मूला देख लिए जो कि मैंने आपको बताया है ना, ये देख लिया अपन ने। फिर आगे मैं आपको एक और बातें बताना चाहता हूँ यहाँ से। देखिए जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँगा कि बताइए यहाँ से कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो बोलेंगे P/H होता है, एंड cos थीटा बराबर क्या होता है बताइए तो बोलेंगे B/H होता है कि नहीं? चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट में सेकंड से भाग दूं
पहले तो हमने गुना किया था तो एक रिलेशन समझ में आया था, यहाँ पे भाग देके देखता हूँ क्या मिलता है। यानी हम अगर भाग देंगे तो एच से तो एच कट जाएगा, यानी बोल सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा बराबर क्या है, पी अपॉन बी आया। और पी अपॉन बी बराबर क्या होता है बताइए, तो पी अपॉन बी बराबर हम जानते हैं कि नहीं टेन थीटा होता है। यानी यहां से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात नजर आई, क्या नजर आई बताइए, कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर हमेशा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो बताइए कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो जस्ट इसका रिवर्स, यानी कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, देन कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फार्मूला आया कहाँ से, तो देखिए यहाँ से आया, बिल्कुल बेसिक से निकलते हुए जाएगा, और आगे जितने भी फार्मूला आएंगे इन्हीं से निकलते हुए आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीजें जो है याद रखनी चाहिए, है ना। और ये कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया। अब इसी से संबंधित एक सवाल ले लीजिए आप, सवाल ये आपके सामने कि इफ साइन थीटा अपॉन एक्स बराबर कोस थीटा अपॉन वाई देन कोसेक थीटा का मान क्या होगा। आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा अपॉन एक्स बराबर कोस थीटा अपॉन वाई देन कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए मेरे दोस्त, बराबर का नियम तो आप जानते हैं, ये कोस इधर आके भाग में चला जाएगा और ये एक्स इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो अपन लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे बताइए कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे एक्स अपॉन वाई। तो यहां से आप कोसेक थीटा साइन थीटा का मान एक्स मत मान लेना और कोस थीटा का मान वाई मत मान लेना तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि साइन थीटा और एक्स बोल देना तो कोसेक थीटा और 1 अपॉन एक्स, नहीं, ये रेशियो है। अब इसको अपन चेंज करते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का मान क्या होता है, तो टेन थीटा। अब आपके सामने आ गया टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन वाई, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करूं जिसमें अगर मैं बोलूं कि ये अगर थीटा है तो टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन वाई दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो इस कंडीशन में आपके सामने कोसेक थीटा का मान पूछा है, तो बताइए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण बटा लंब, यानी कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या एक्स। क्लियर है चीज। तो देखिए आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो बहुत ही बेसिक बातें पढ़ाया है ना, बहुत ही बेसिक बातें पढ़ाया है। इसको आपको वेरी फर्स्ट क्लास में इतना चीजें आपको याद होनी चाहिए, चाहे समझ होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। ये बस एक तरह से समझे तो आप इस चीज का हवा नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक अच्छे से आना चाहिए। अगर बेसिक अच्छे से आ रहा है तो ये चीज कोई बड़ी बात नहीं है करना। आगे मैं धीरे धीरे आपका स्टैंडर्ड ऊपर करूंगा और आप चीज़ों को समझ लोगे अच्छे तरीके से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।